अब हम पढ़ने जा रहे हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? देखो, हर एक सेल की ना एक टाइम आता है जब उसको मरना ही पड़ता है। नेचुरल प्रोसेस है, सेल की डेथ हो जाती है, एपोप्टोसिस। ठीक है। सो अगर कोई सेल डेथ में अबनॉर्मेलिटी आ जाए, अगर वो डेथ ना हो तो डेंजर की बात होती है। अगर वो उसकी जल्दी डेथ हो जाए तो भी डेंजर की बात है, प्रीमेच्योर डेथ, या फिर डेथ ही ना हो तो सेल की उसकी क्या हो जाती है, वो कैंसर कॉज करता है। नेक्रोसिस होता है इंड्यूस डेथ। ये नेचुरल नहीं होती है। नेक्रोसिस मतलब जिससे हम डेथ करा रहे हैं, नेचुरली नहीं होती है। एपोप्टोसिस नेचुरल डेथ हो जाती है सेल की, एंड ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस डेथ अंडर हाईली रेगुलेटेड मैनर। डेथ हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड मैनर में हो रही है। दो टाइप की होती है, एक होता है डेथ इंटरनल फैक्टर के थ्रू, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू। इंटरनल फैक्टर मतलब सेल के अंदर ही कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, कि जैसे आपके अंदर कुछ ना डिस्टर्बेंस हो जाए तो अंदर दिमाग ख़राब हो जाए, अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है सेल के, तो उसको हम सुसाइड प्रोग्राम भी बोल देते हैं। अगर बाहर के फैक्टर की वजह से हो रहा है, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो इस टाइप को हम मर्डर प्रोग्राम बोल देते हैं। यानी कि कंपैटिबिलिटी ज़ीरो होती है इस केस में। अगर हम देखें एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर डेथ होती है तो वो मर्डर प्रोग्राम कहा जाता है। देखो, जो सुसाइड प्रोग्राम होता है ना, जिसमें सेल अंदर ही अंदर मतलब डिस्टर्ब हो रही होती है, उसको हम सुसाइड प्रोग्राम बोल देते हैं। अब सेल को जिंदा रहने के लिए ना एक चीज़ चाहिए, जो होते हैं ट्रॉफिक फैक्टर्स। ट्रॉफिक फैक्टर्स अगर हैं तो सेल जिंदा रहेगी। दे आर नीड फॉर द सेल। उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक फैक्टर। सो सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, ये ट्रॉफिक फैक्टर सेल को जिंदा रखते हैं। सेल के पास डेथ रिसेप्टर भी होता है, लेकिन वो नॉर्मल केस में इनएक्टिव होता है, जब कोई लिगेंड नहीं है। कैंसरस सेल में क्या होता है ना, जब कैंसर की सेल जो होती हैं, उन केस में उनके जो डेथ रिसेप्टर होते हैं ना, वो म्यूटेट हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कैंसर का मतलब क्या होता है, जिसमें सेल जो है वो अंधाधुंध डिवाइड होने लग रही हैं, सेल का डिवीजन हो रहा है, मतलब उसको हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड हुए जा रही है। तो यानी कि उसकी एपोप्टोसिस नहीं हो पाती, जो नॉर्मली होनी चाहिए, क्योंकि हर एक सेल का एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड, जिसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता, वो मतलब एकदम कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। तो उन सेल का जो डेथ रिसेप्टर होता है ना, वो म्यूटेट हो जाता है उन सेल के ऊपर। सो ट्रॉफिक फैक्टर ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाते हैं उनके ऊपर, यानी कि सेल जो है वो ज़िंदा रहती है ज़्यादा टाइम तक। सो ऑल सेल्स का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, एंड आफ्टर कंप्लीटेड देयर लाइफ स्पैन वो नेचुरली एपोप्टोसिस करती है। देखो, जितने भी हमारे पास एपोप्टोसिस में एलिमिनेशन हो जाता है सेल का, जिसको हम मतलब रिपेयर नहीं कर सकते, उसमें कुछ ऐसा डैमेज हो गया है सेल में, अब वो रिपेयर के लायक नहीं है, तो अब हम उसे ख़त्म ही कर सकते हैं, वरना वो फिर जो है ना चीज़ें ख़राब करने लग जाएंगी। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज़ सेल की डेथ, वो द एपोप्टोसिस। दो फैक्टर होते हैं मोस्टली जो एपोप्टोसिस ट्रिगर करते हैं, एपोप्टोसिस को अफेक्ट करते हैं। एक होते हैं प्रोटोऑन्कोजीन। देखो, इसको आप जो ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ वो आपको बताती हूँ। आपको याद रखना है PA, प्रोटोऑन्कोजीन एंड एंटी एपोप्टोटिक जीन। ये जो दोनों होते हैं ना, इनमें अगर गेन ऑफ फंक्शन होगा, इनका अगर फंक्शन बढ़ेगा तो ये कैंसर कॉज करेंगे। प्रोटोऑन्कोजीन PA एंड एंटी एपोप्टोटिक जीन, ठीक है। प्रोटोऑन्कोजीन, देखो प्रोटोऑन्कोजीन मतलब जो सेल डिवीजन कराते हैं, अगर उनका फंक्शन बढ़ जाए तो वो तेज़ी से सेल डिवीजन कराएंगे, तो यानी कि सेल में क्या होगा, कैंसर कॉज हो सकता है। एंटी एपोप्टोटिक मतलब जो एपोप्टोसिस नहीं कराते हैं, एपोप्टोसिस को रोकते हैं। अगर वो वाले जीन बढ़ जाए, उनमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, जो एपोप्टोसिस को रोकते हैं, तो सेल नहीं मरेगी। मतलब अगर इनडायरेक्टली देखें तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सेल डिवाइड होती रहेगी, मरेगी नहीं। तो इस केस में भी कैंसर हो सकता है। तो इतना दिमाग ना लगा के सीधा सीधा ये याद करो, प्रोटोऑन्कोजीन और एंटी एपोप्टोटिक जीन में गेन ऑफ फंक्शन होते ही कैंसर कॉज हो जाता है। एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, और इसके उल्टा जो भी होगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड प्रो एपोप्टोटिक जीन, इन दोनों में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो कैंसर कॉज होता है। इनका गेन ऑफ फंक्शन एंड इसका लॉस ऑफ फंक्शन जो है वो कैंसर कॉज करता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। जितने भी हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत होती है,
दैट प्रोवाइड सिग्नल टू स्टे अ लाइफ, मतलब ट्रॉफिक फैक्टर उनको चाहिए जिंदा रहने के लिए, जो भी हमारी सेल्स होती हैं। जैसे न्यूरोट्रॉफिन हो गया, न्यूरोट्रॉफिन जो होता है ना, ये सर्वाइवल प्रमोट करता है न्यूरॉन्स का, एंड प्रॉपर डेवलपमेंट होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, वो ये जो है प्रमोट करता है न्यूरोट्रॉफिन। न्यूरोट्रॉफिन जो है ये बाइंड करता है हाई एफिनिटी से अपने रिसेप्टर के साथ, जो कि टायरोसिन रिलेटेड काइनेज होते हैं उनके साथ बाइंड करता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ट्रॉफिक सिग्नल, अगर ट्रॉफिक सिग्नल नहीं होता है तो सर्वाइवल फैक्टर जो है सेल का, वो क्या हो जाता है, वो सुसाइडल प्रोग्राम एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि ट्रॉफिक सिग्नल चाहिए उसको ज़िंदा रहने के लिए। एंड अगर ट्रॉफिक सिग्नल नहीं है तो सेल के अंदर सुसाइडल प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक केस होता है, ठीक है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड वाओ, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे लगा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड इन इम्यून सिस्टम कुछ स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल होता है, मर्डर सिग्नल इंड्यूस द डेथ ऑफ द सेल, जिसको हम मर्डर प्रोग्राम बोलते हैं, यानी कि बाहर से कुछ ऐसे फैक्टर आते हैं जिससे सेल की डेथ हो जाती है। सुसाइडल जो होता है ये सर्वाइवल सिग्नल से एक्टिवेट होता है, यानी कि देखो अगर सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिलेगा सेल को तो वो सुसाइड कर लेगी। एंड मर्डर प्रोग्राम होता है, ये डेथ फैक्टर एक्टिवेट करते हैं, जो विच इज़ कमिंग फ्रॉम आउटर सेल, बाहर से आ रहे हैं, जो दोनों का एक कॉमन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है, फॉलो करते हैं। सुसाइडल एंड मर्डर प्रोग्राम बोथ फॉलो कॉमन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई। एपोप्टोटिक सेल जो होती है ना, बायोकेमिकली हम उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि हर एक सेल पे लिपिड की बाइलेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है। सो लिपिड की जो इनर लीफलेट होती है ना, साइटोसोलिक साइड वाली, वहाँ पे फॉस्फोसेरीन ज़्यादा होता है। फॉस्फेटाइडल सेरीन जो होता है वो डीएजी के डाइएसाइल ग्लिसरॉल के बनी हुई होती है ना, हमारी जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसमें डीएजी ज़्यादा होता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। सो डाइएसाइल ग्लिसरॉल में भी जो फॉस्फेटाइडल सेरीन होता है ना, वो इनर लीफलेट पे ज़्यादा होता है। तो ये फॉस्फेटाइडल सेरीन जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है सेल पे, तो ये फॉस्फेटाइडल सेरीन बाहर आ जाता है, कम आउट, एंड इसको हम बायोकेमिकली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अगर हम इसको स्टेन करें एफआईटीसी से तो हम पता लगा सकते हैं कि सेल एपोप्टोटिक फेज में है या नहीं। अगर सीरीन बाहर आया हुआ है तो हम एफआईटीसी से हम इसको स्टेनिंग करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखो अब ये हमारा फॉस्फेटाइडल सेरीन बाहर आ गया, इससे एनेक्सिन 5 जो है वो बाइंड कर लेता है। सो पीएस और एनेक्सिन 5 का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये ईट में सिग्नल देता है। जब हम एफआईटीसी को एनेक्सिन 5 से बाइंड करते हैं, ये एक स्टेन है, एफआईटीसी इज अ स्टेन, तो जब ये बाइंड करेगा एनेक्सिन 5 से तो ये एक सिग्नल यूज़ करता है जो कि अर्ली अपोप्टोसिस सिग्नल देता है, ठीक है। पीएस जो है वो एक्टिवेट कर देता है कैस्पेसिस को। कैस्पेसिस साइटोस्केलेटन जो होता है सेल का, उसको क्लीव कर देता है। जैसे ही साइटोस्केलेटन क्लीव होगा, न्यूक्लियर का लैमिन प्रोटीन भी क्लीव हो जाएगा, न्यूक्लियर हमारा डिग्रेड हो जाएगा, जिससे हमारे ये टोपो आइसोमरेज और प्रोटीज को भी एक्टिव कर देते हैं, ये डीएनए को फ्रेगमेंटाइज कर देते हैं, टोपो आइसोमरेज और प्रोटीएसेस, ठीक है। और ये पीआई जो होती है ये भी एक डाई होती है, DYE आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक डाई होती है, इसको हम क्या करते हैं, इट कैन बी यूज इट कैन हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये फ्रेगमेंटेड डीएनए के साथ बाइंड करती है, ठीक है। तो ये नेक्रोसिस के लिए सिग्नल भी देती है, पीआई जो होती है नेक्रोसिस के लिए सिग्नल देती है। देखो अगर एफआईटीसी नहीं है, अगर एफआईटीसी नहीं है और पीआई भी नहीं है तो वो हेल्दी सेल होगी। सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, अगर एफआईटीसी सिग्नल हुआ यानी कि अर्ली अपोप्टोसिस है, अभी सिर्फ पीएस बाहर आया और एनेक्सिन 5 से बाइंड करा है तो अर्ली अपोप्टोटिक है। अगर दोनों ही है, एफआईटीसी भी और पीआई भी है, तो लेट अपोप्टोटिक है, कि अंदर तक सेल फ्रेगमेंटाइज हो गया, लेट अपोप्टोटिक सेल है। अगर एफआईटीसी और पीआई है और एफआईटीसी नहीं है यानी कि नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस कंडीशन में पीआई जो है वो सिग्नल देता है। ये प्रोपियम आयोडाइड होता है पीआई, एंड फैक्स एनालिसिस हम करते हैं इनको फ्रेगमेंटेड डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो चार्ज पीएस होता है ये लोकेटेड होता है ऑन द साइटोसोलिक लीफलेट, बट फॉस्फेटाइडल सेरीन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, बट स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये बाहर आ जाता है एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट में एटीपी डिपेंडेंट मैनर में। एनेक्सिन 5 जो होती है ये बाहर ही होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन में, एंड ये बाइंड करती है पीएस से एनेक्सिन 5 एंड एक्टिवेट कर देती है किसको, प्रोफेशनल फेगोसाइटिक सेल जो होती है जैसे मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल को एक्टिवेट कर देती है, ठीक है, जो एनेक्सिन 5 होता है ये।
सेल एपोप्टोसिस में जाती है हैविंग सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस, जिसको हम इंडिकेटर और मार्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं ऑफ द एपोप्टोटिक सेल। सो ये क्लियर हुआ होगा एपोप्टोटिक सेल के बारे में। न्यूक्लियर कंडेंसेशन जो होता है ना, इससे हमारा न्यूक्लियर श्रिंक हो जाता है, सेल श्रिंकेज हो जाती है एंड स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड एपोप्टोटिक बॉडी बन जाती है, जो कि फेगोसाइटिक सेल जो एनेक्सन 5 मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल को बुला लेते हैं ना फेगोसाइटिक सेल को, उनका काम यही होता है। जैसे नॉर्मल सेल है, एनेक्सन 5 है पहला मार्कर, फिर फ्रेगमेंटाइज हो गया डीएनए, टोपोआइसोमरेज प्रोटीज एक्टिव हुए, सेल का पूरा जो सेल स्ट्रक्चर है वो श्रिंक होने लग जाएगी, सेल से कूदने लग जाएगी, फिर सेल की ब्लैबिंग होती है एंड ये जो टूट के छोटे छोटे पार्ट में गिरती है, इसको हम एपोप्टोटिक बॉडी बोलते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चर डिटैच्ड हो जाते हैं ये। फिर फेगोसाइटोसिस होती है इन एपोप्टोटिक बॉडी की, जो मैक्रोफेजेस होती हैं फेगोसाइटिक सेल, वहाँ पे एनवायरनमेंट क्लीन रखती है, इन्फ्लामेशन नहीं होता है एपोप्टोसिस में। सो एपोप्टोसिस इज प्रोमोटेड बाय प्रोटीएजेस होते हैं, कैस्पेसेस जो होते हैं ये सिंथेसाइज्ड होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जिनको हम प्रोकैस्पोसिस बोलते हैं, जो कि प्रोटीलाइटिक क्लीवेज से एक्टिवेट होते हैं। प्रोकैस्पोसिस के फॉर्म में ये मतलब सिंथेसाइज्ड होता है। कैस्पेस जैसे होता है ना, इसके पास एक ये एसएच डोमेन होता है, एसएच साइट होती है एक कैटालिटिक साइट, एंड जो प्रोटीन होता है उसके पास एस्पार्टेट रेसिड्यू होता है प्रोटीन पे। सो इट इज़ एक्टिवेटेड बाय एम्प्लीफिकेशन मैकेनिज्म जो होता है इसको एक्टिवेट कर देता है। दोज कैस्पेसेस इनिशिएट एपोप्टोसिस, उनको हम इनिशिएटर कैस्पेस बोलते हैं, जो एपोप्टोसिस को इनिशिएट करते हैं। दे आर कॉल्ड इनिशिएटेड एपोप्टोसिस, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली होती है। एपोप्टोसिस कैस्पेसेस जो होते हैं ना, इनकी पूरी फैमिली प्रेजेंट होती है। वन कैस्पेस जो है वो इन्वॉल्व होता है बहुत सारे दूसरे कैस्पेसेस को एक्टिव करने के लिए। जैसे प्रो कैस्पेसेस को सिग्नल मिला, ये एक्टिव हो गया कैस्पेस, एक्टिव फॉर्म। अब ये सिग्नल एम्प्लीफिकेशन देगा, बहुत सारे सिग्नल ये देता है, जिससे बहुत सारे कैस्पेस एक्टिव हो जाता है। कोई कैस्पेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ रहा है, ब्लैबिंग करा रहा है, कोई कैस्पेस साइटोस्केलेटन को क्लीव कर रहा है, कोई कैस्पेस जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है उनको क्लीव कर रहा है। तो फिर इनके डिफरेंट काम हो जाते हैं। जैसे सेल होती है ना, सेल इनके बीच में जो ये यहाँ पे भरा हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एंड सेल के ऊपर ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल भी होते हैं जो इनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो मैट्रिक्स भी रिमूव होता है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल भी रिमूव होता है, लैमिन ब्रेक हो जाता है, साइटोस्केलेटन ब्रेक हो जाता है, ब्लैबिंग होती है। एपोप्टोसिस का दो पाथवे होता है, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को हम क्या बोलते हैं, सेल सुसाइड प्रोग्राम, एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम मर्डर प्रोग्राम बोलते हैं। एपोप्टोसिस जो है ये प्रोलिफरेशन में, ट्यूमर सप्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सब में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एपोप्टोटिक कैस्पेसेस होते हैं 2, 3, 7, 8, 9, 10। ये क्या है, एपोप्टोटिक कैस्पेसेस हैं। जैसे 2, 8, 9, 10 जो हो गया ये इनिशिएटर कैस्पेसेस है, एंड 3, 6, 7 आर एग्जीक्यूशनर। इनके पास प्रो डोमेन होता है। जैसे 9 और 2 की अगर हम बात करें तो इनके पास कार डोमेन होता है, ठीक है, CARD डोमेन होता है। 8 और 10 के पास डेथ इफेक्टर डोमेन होता है। ऐसे ये 1, 4, 5, 11, 12 ये इन्फ्लामेशन कैस्पेसेस है, इनके पास भी कार डोमेन होता है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि ये जो कैस्पेसेस होते हैं इनके पास कार डोमेन एंड DD डोमेन, ये डोमेन प्रेजेंट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे हम पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल सिचुएशन कैसी होती है। नॉर्मल सिचुएशन में जब ट्रॉफिक फैक्टर होता है, सेल को जिंदा रहने के लिए ट्रॉफिक फैक्टर चाहिए ना, तो ये ट्रॉफिक फैक्टर होता है, इसका रिसेप्टर है सेल के ऊपर। ये फॉस्फोराइलेट हो गया, ट्रॉफिक फैक्टर आया सेल, ये इसका रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हो गया, ये एक्टिवेट करेगा PI3 काइनेज को फॉस्फोराइलेशन से। PI3 काइनेज डायरेक्टली एक्टिवेट करेगा PKB काइनेज को, या फिर ये AKT को भी एक्टिवेट कर सकता है। मतलब मोस्टली हमारा देख लो प्रोटीन काइनेज भी एक्टिव हो गया। प्रोटीन काइनेज भी जैसे ही एक्टिव हो जाता है ये फॉस्फोराइलेशन करता है बैड प्रोटीन की। जो ये बैड प्रोटीन है ये इनएक्टिव हो जाता है एंड इसको इनएक्टिव कर देगा। बैड प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हुआ, इनएक्टिव हो गया। ये बैड प्रोटीन एक इनहिबिटर प्रोटीन से अटैच हो जाता है 14-3-3, जो कि इसको परमानेंटली इनएक्टिव करके रखता है। अब हमारा बैड प्रोटीन इनएक्टिव है। इस केस में क्या हो रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन होती है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन, इस पे ये BCL2 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ये एक्टिव है BCL2। एक्टिव BCL2 क्या करता है, APAF को इनएक्टिव करके रखता है। ये APAF है,
जिसके पास DATP होता है ये इनएक्टिव है, APAF इनएक्टिव है इस केस में क्योंकि BCL2 एक्टिव है। अब इस केस में BCL2 किसको इनएक्टिव कर रहा है, बैक्स प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बैक्स इसका पॉलीमराइजेशन नहीं होने दे रहा है BCL2, ये है कि नॉर्मल कंडीशन में। अब आप देखो एंड ये जो इनर लीफलेट होते हैं वहाँ पे साइटोक्रोम C होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे साइटोक्रोम C होता है। अब आप देखो कि अगर हमारे पास ट्रॉफिक फैक्टर नहीं है, PI3 इनएक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में PI3 एक्टिव था, इस केस में PI3 इनएक्टिव होगा, देन हमारा बैड प्रोटीन इस केस में एक्टिव रहेगा। और अगर बैड एक्टिव है वो क्या करेगा, बैड BCL2 को इनएक्टिव कर देगा। BCL2 अगर इनएक्टिव है तो फैक्स का यहाँ पे बैक्स जो होता है ये पॉलीमराइज हो जाएगा एंड साइटोक्रोम C और ये चैनल बना लेता है, साइटोक्रोम C यहीं से बाहर चला जाता है। साइटोक्रोम C और जो कि APAF होते हैं ना मिलके, क्योंकि APAF तो अब एक्टिव है क्योंकि BCL2 एक्टिव नहीं है, तो APAF और साइटोक्रोम C मिलके एक एपोप्टोजोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, व्हील जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है। ये कैस्पेज 9 को एक्टिव करता है, इनिशिएटर कैस्पेज, वो कैस्पेज 3 को एक्टिव करेगा एंड एपोप्टोसिस हो जाएगा। सो यानी कि इंट्रिंसिक पाथवे होता है जिस केस में आपको अगर ट्रॉफिक फैक्टर नहीं मिलता है तो सेल एपोप्टोसिस कर लेती है, ठीक है। तो ये था इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक पाथवे। इस केस में अगर आप देखोगे एक्टिवेशन एंड इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है ये रेगुलेटेड करता है BCL2 की फैमिली प्रोटीन। BCL2 एक तरीके से एंटी एपोप्टोटिक है क्योंकि वो एपोप्टोसिस को रोक रहा है, एक ऑन्कोजन की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये कैंसर कॉज कर सकता है, एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन हो गए हैं। और जो बैक्स प्रोटीन हो ये प्रो एपोप्टोटिक जीन है, ये एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहे हैं, APAF भी एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहा है, लेकिन BCL2 एपोप्टोसिस को रोक रहा है, तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन हो गया, ठीक है। और ये जो होता है ना TNF अल्फा, हाँ अब एक्सट्रिंसिक पाथवे देखते हैं जिसको हम मर्डर प्रोग्राम बोल रहे हैं। ये हमारे पास सेल के ऊपर ये रिसेप्टर है, TNF अल्फा रिसेप्टर होता है एंड ये फैस रिसेप्टर होता है। जैसे कोई बाहर से लिगेंड आया, फैस लिगेंड आया, ये फैस रिसेप्टर है। फैस रिसेप्टर के पास FAD ये डेथ डोमेन प्रेजेंट होते हैं, डेथ इफेक्टर डोमेन। ये जो फैस डोमेन होते हैं ना, डेथ इफेक्टर डोमेन, ये प्रोकैस्पेज 8 को एक्टिवेट करता है। ऐसे ये जो TNF अल्फा होता है इसके पास भी डेथ डोमेन होता है, जैसे TNF अल्फा आया उसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ये भी प्रोकैस्पेज 8 को एक्टिव कर देगा। प्रोकैस्पेज 8 कैस्पेज 8 को एक्टिव करेगा जो कि कैस्पेज 3 को एक्टिव कर देगा, जो सेल डेथ करा देगा। इस तरीके से होता है। जो आप फैस का लिगेंड देखते हो उसके पास ये DD डोमेन होता है, डेथ डोमेन। देन FADD में जो होता है DD डोमेन होता है, DD डोमेन होता है, डेथ इफेक्टर डोमेन, एंड प्रोकैस्पेज 8 में DD डोमेन होता है। तो तीनों इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें DD हो गया, ये DD इससे कनेक्ट करेगा एंड फिर ये DD इस DD से कनेक्ट करेगा। सो फैस FADD एंड प्रोकैस्पेज 8, सो ये कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ओवरऑल ये किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, प्रोकैस्पेज 8 को एक्टिवेट कर रहे हैं, देन वो कैस्पेज 3 को कर रहे हैं। सो TNF अल्फा मैक्रोफाजेस और ट्रिगर सेल डेथ जब होती है तब वो रिलीज करती है मैक्रोफाजेस TNF अल्फा। फैस्ट लिगेंड एक सेल सरफेस प्रोटीन होता है प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड नेचुरल किलर, सेल बनाती है फैस्ट लिगेंड, और साइटोटॉक्सिक डी सेल भी बनाती है फैस्ट लिगेंड। सो ये सिग्नल सेल डेथ ट्रिगर कर देते हैं फैस्ट लिगेंड एंड प्रोटीन ग्राफ्टर सेल्स। मर्डर सिग्नल कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल एंड बाइंड करता है टू द सेल सरफेस रिसेप्टर जिनको हम बोलते हैं डेथ रिसेप्टर। बाहर से एक मर्डर सिग्नल आया, रिसेप्टर से बाइंड करा डेथ रिसेप्टर एंड उसका एपोप्टोसिस हो गया। डेथ रिसेप्टर जो होता है ना ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसके पास एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड होता है, बाइंडिंग प्रोटीन। इंट्रासेलुलर डेथ डोमेन होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है रिसेप्टर को एक्टिव करने के लिए एपोप्टोटिक प्रोग्राम इन कैंसरस सेल। सो डेथ रिसेप्टर्स म्यूटेटेड हो जाते हैं कैंसरस सेल में, क्योंकि अगर डेथ रिसेप्टर म्यूटेट हो गए तो सेल कभी भी नहीं मरेगी। यही तो कैंसर का मोटिव होता है कि सेल को मारना नहीं है, जिंदा रखना। अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम बनाने लगे इंट्रामीडियम अगेंस्ट डेथ रिसेप्टर, देन हम ट्रिगर्ड एपोप्टोसिस कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेल सिग्नल नहीं भी है तब भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्योंकि मोनोक्लोनल स्पेसिफिक हम बना सकते हैं। आपको डिफरेंस पता है मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज में? मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन होता था बट नाउ आई नो। तो आप भी बताना कि मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वैसे अगर मैं बताऊं तो
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है ना, देखो नाम जो इनका बेसिस रखा हुआ है ना, मोनोक्लोनल मतलब एक ही टाइप की प्लाज्मा बी सेल से निकलती है, पॉलीक्लोनल डिफरेंट टाइप की प्लाज्मा बी सेल से निकलती है। और जो प्लाज्मा बी सेल से पॉलीक्लोनल निकलती है ना, क्योंकि एंटीबॉडी का पैराटोप एंड एंटीजन का एपिटोप बाइंड करता है, तो वो जो पैराटोप होता है ना पॉलीक्लोनल में, वो एक ही एंटीजन के डिफरेंट एपिटोप से बाइंड कर सकता है। लेकिन मोनोक्लोनल में क्या होता है, वो एक ही एंटीजन के एक ही स्पेसिफिक एपिटोप से बाइंड करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है इस केस में। तो इसीलिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर जो ये इन विट्रो मीडियम में अगर हम लेके चले सिंथेसाइज करें लैब में इन डेथ रिसेप्टर के अगेंस्ट, तो ये हम एपोप्टोसिस ट्रिगर कर सकते हैं अगर सेल सिग्नल नहीं हो तब भी। रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, देखो अगर डेथ रिसेप्टर एक्टिव है, ये कैस्पेज 8 को एक्टिव करेगा। कैस्पेज 8 एक बिड प्रोटीन को एक्टिव करता है। बिड प्रोटीन क्या करता है, ये BCL2 के साथ बाइंड करेगा एंड BCL2 को इनएक्टिव कर देगा, एंड BCL2 अगर इनएक्टिव है तो बैक्स पॉलीमराइज होगा एंड साइटोक्रोम सी बाहर आ जाएगा, इंट्रिंसिक पाथवे भी होगा। तो यानी कि बिड प्रोटीन दोनों को लिंक कर रहा है। देखो इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस देखते हैं। कुछ वायरसेस होते हैं जैसे बैक्यूलो वायरस, ये कैस्पेज को इनहिबिट कर देते हैं एंड लाइफ जो सेल है उसका लाइफ स्पैन बढ़ा देते हैं। कैंसर सेल में भी ट्रॉफिक फैक्टर का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रॉफिक फैक्टर है तो सेल ज़्यादा देर तक जिंदा रहेगी। कैस्पेजेस जो है वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक जीन, प्रो एपोप्टोटिक जो एपोप्टोसिस प्रमोट कर रहे हैं, प्रो एपोप्टोटिक ही हाँ एंटी एपोप्टोटिक ही प्रोटोन को जीन होता है। प्रो एपोप्टोटिक होते हैं जिनमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो वो कैंसर कॉज करेंगे, जैसे बैक्स, बिम, बैड, एपैप, साइटोक्रोम सी, ये सब एपोप्टोसिस प्रमोट कर रहे हैं। सही है ये वाले। एंटी एपोप्टोटिक जैसे BCL2, PKB, PI3 काइनेज, AKT, ये सारे एंटी एपोप्टोटिक है, यानी कि एपोप्टोसिस को रोक रहे हैं। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं कि C एलिगेंस में एपोप्टोसिस, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये हम एनिमल डेव बायो में भी पढ़ते हैं, बट कोई नहीं, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। एपोप्टोसिस जो होती है C एलिगेंस में, मॉडल ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल साइज का होता है, जीनोम छोटा होता है, लाइफ स्पैन भी कम है। अगर इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यहाँ पे होता है SED9, जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ये एज अ सेंसर प्रोटीन की तरह काम करता है, जो एपोप्टोटिक पाथवे को कंट्रोल करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस में, ये SED9। अगर ये SED9 एक्टिवेट है, ये SED4 को इनहिबिट करता है एंड SED4 SED3 को एक्टिवेट करता है। सो SED3 एंड SED4 जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं एंड ये SED9 सप्रेस करता है एपोप्टोसिस को। तो ये अगर हम देखें, SED9 BCL2 जैसा बिहेव नहीं कर रहा, तो SED9 जो है फंक्शनली BCL2 के सिमिलर होता है, एंटी एपोप्टोटिक होता है, एंड SED4 जो है पॉजिटिव रेगुलेटर होता है SED3 का, एंड SED3 फिर एपोप्टोसिस ट्रिगर कर देता है। अगर C एलिगन में डबल म्यूटेंट हो जाए, SED3 और SED4 अगर हो जाए, तो इस केस में तो कोई, अगर SED3 और SED4 के डबल म्यूटेंट हो जाए तो कोई सेल डेथ नहीं होगी, ना SED3 काम करेगा ना SED4 काम करेगा, तो सेल डेथ ही नहीं होगी, रुकी रहेगी। अगर SED9 का सिंगल म्यूटेंट भी हो जाए ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो ये सारी की सारी सेल की जो है वो डेथ हो जाएगी, क्योंकि अगर इसका सिंगल म्यूटेंट भी प्रेजेंट होगा, तो सिंगल म्यूटेंट भी अगर इसका प्रेजेंट है ना, तो भी ये काम नहीं करेगा। अगर SED9 क्या काम नहीं करेगा, तो SED4 और SED3 एक्टिवेट रहेंगे और पूरा का पूरा जो है सेल डेथ हो जाएगी, शो ऑल सेल डेथ। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो हमें याद रखनी है। और SED3 एंड SED4 जो है ये किलर होते हैं, एपोप्टोसिस प्रमोट करते हैं। SED9 जो है ये एपोप्टोसिस को क्या करता है, सप्रेस करता है। सो ये था ऑल अबाउट एपोप्टोसिस। अब सिर्फ हमारा कैंसर रह जाता है सेल बायोलॉजी में।